चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये बैच हम शुरू कर रहे हैं ये जीएस फाउंडेशन का बैच है और बिल्कुल बेसिक से हम थ्योरी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ जनरल साइंस भी हम इस बैच के अंदर कंप्लीटली कवर करेंगे। और इसकी जो वीडियोस हैं ये आपको MW ऐप में आपको अवेलेबल होती रहेंगी। सुबह 10 बजे ये चैनल पर अपलोड भी होगी। तो चलिए कहानी को पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, हिस्ट्री से। ध्यान देंगे इधर, देखो भाई, हिस्ट्री ध्यान देना मेरे भाई। सवाल पहला ही, किसको कहा जाता है हिस्ट्री, किसको कहते हैं? तो आप सब जानते हैं हिस्ट्री कहा जाता है स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट मतलब भूतकाल के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्ट्री। भूतकाल के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्ट्री। लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ा जाता है तो हिस्ट्री पढ़ा जाता है किसके आधार पर? सोर्सेज के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हम पढ़ते हैं मेरे भाई। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। जब हिस्ट्री को स्रोतों के आधार पर पढ़ा जाता है तो सवाल ये उठता है कि जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूं इस कहानी को। सोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के सोर्स होते हैं। और ये दो प्रकार के सोर्स में सबसे पहला ध्यान रखेंगे आप, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब पुरातात्विक स्रोत। और जो दूसरा स्रोत रहेगा इसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। इसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेरी सोर्स, मतलब कहने का कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंटेड होगी। यहां पर बात आपको यहां पर क्लियर हुई होगी। जो भूतकाल का अध्ययन है, स्टडी ऑफ पास्ट है, जिसको आप इतिहास कहते हैं, उसको सोर्सेस के आधार पर पढ़ा जाता है। और इस इंफॉर्मेशन के दो सोर्स होते हैं। एक को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे को कहते हैं हम साहित्यिक स्रोत। अब मेरे भाई कहानी यहां से आगे बढ़ती है कि इन स्रोतों के आधार पर हम इतिहास को तीन जगह पर डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर तीन जगह पर हम इतिहास को डिवाइड करते हैं। तो आइए कौन कौन से डिवीजन हैं इतिहास के। सबसे पहले डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन। तीन जगह पर स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन होता है। तो ध्यान देंगे मेरे भाई, ध्यान देंगे। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये जो कालखंड है प्री हिस्ट्री, ये वो कालखंड है कि जिस समय पर इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर लिखना पढ़ना इंसान नहीं जानता है तो लिटरेरी सोर्स मतलब कोई भी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है,
तो इस कालखंड को हम कहेंगे प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। ठीक है, इंसान के जो विकास का क्रम है, स्टोन एज, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए स्टोन एज को आप देखते भी हैं कि स्टोन एज को हम प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा खंड आइए, देखो भाई, जो दूसरा खंड है इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक एज, मतलब आद्र ऐतिहासिक काल। आद्र ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ये ऐसा कालखंड है जिस समय पर इंसान लिखना पढ़ना तो जानता है, लेकिन क्या लिखता था, क्या लिखता था, वो आज तक हम नहीं समझ पा रहे हैं। इट मीन्स कि रीडेबल नहीं है वो स्क्रिप्ट। तो इंफॉर्मेशन जो यहां पर भी मिलेगी वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही आपको मिलेगी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही मिलेगी। और जो लिटरेरी सोर्स होंगे, लिटरेरी जो सोर्स होंगे वो यहां पर अवेलेबल तो हैं बट नॉट रीडेबल, अवेलेबल बट नॉट रीडेबल, उपलब्ध तो है लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है जी। तो इस कालखंड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें आप देखोगे आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा एक चैप्टर जिसको आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम इस कालखंड में पढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक खंड और रह गया, तीसरा खंड। और जो तीसरा खंड है मेरे भाई, जो तीसरा खंड है इसको हम लाते हैं, चलो अगले पेज पर लाते हैं। अच्छा, लिख देता हूं मैं यहां पर और इस पे चर्चा करेंगे अगले पेज पर। हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यस, ये वो कालखंड है जिस कालखंड में इंसान लिखना पढ़ना जान गया है। क्या लिखता है, क्या पढ़ता है, वो हम सब जानते हैं। तो एकदम से कहानी यहाँ पर स्पष्ट रहेगी कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी मिलेगी और लिटरेरी सोर्सेज से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप इंडस वैली से आगे बढ़ोगे तो अगला एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है वैदिक एज। वैदिक एज की अगर हम बात करें तो वैदिक एज की इंफॉर्मेशन मिलती है वेदों से। और वेद तो हमारे पूर्वजों ने पढ़े थे, हमने पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पढ़े हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है। और संस्कृत हम भी जानते हैं, लेकिन आपने भी संस्कृत में कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। इट मीन्स कि वैदिक काल से लेकर के आज तक जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये भी आप समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो वैदिक काल से लेकर के आज तक का जो दौर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे भाई हिस्टोरिक एज। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वैदिक एज से लेकर के आज तक का दौर टिल टुडे क्या कहलाएगा? हिस्टोरिक एज। तो इतिहास को 3 जगह पर डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज। कहानी क्लियर है? एकदम से क्लियर है। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा चैप्टर की दिशा में, और ये पहला चैप्टर और पहला खंड है हमारा स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की दिशा में, पहले चैप्टर की दिशा में। देखो भाई, चैप्टर है हमारा स्टोन एज, पाषाण काल। स्टोन एज, पाषाण काल, इसी को मैंने अभी बताया है प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक एज भी इसको
कहा जाता है। अब ये कहानी कहां से शुरू होती है? देखिए, कहानी शुरू होती है 1842 से। कहानी शुरू होती है 1842 से। 1842 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज। और डॉक्टर प्राइमरोज को लिंगसुगुर एक जगह है। कौन सा? लिंगसुगुर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। यहां से कुछ प्री हिस्टोरिक इंप्लीमेंट्स, मतलब प्रागैतिहासिक काल के कुछ उपकरण मिले। क्या उपकरण मिले थे? तो उपकरण मिले थे स्टोन नाइफ, पत्थर का चाकू, एरो हेड्स, तीर का जो अगला सिरा होता है, तो ये आपको मिले यहां पे। अब जैसे ये मिले, इनका कार्बन डेटिंग कराया गया, और कार्बन डेटिंग कराया गया तो पता चला कि इनका एज जो है वो तो पाषाण काल के टाइम का है। मतलब पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लिखेंगे आप 5 लाख बीसी से लेकर के 6000 बीसी तक। बात आपको कहानी समझ में आया? कहानी एकदम से स्पष्ट हुआ। अब होता क्या है कि जब डॉक्टर प्राइमरोज ने इतने पुराने ये टूल्स खोजे, ये उपकरण खोजे, तो और भी जो पुरातत्वविद हैं उनमें भी एक होड़ मच गई। ठीक है, अन्य लोगों के द्वारा भी अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें खोजी गई। अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें खोजी जाती हैं। देखना, अब होता क्या है, 1863 में एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पल्लवरम, मद्रास से एक और प्री हिस्टोरिक इंप्लीमेंट्स के बारे में खोज की। प्री हिस्टोरिक इंप्लीमेंट्स मतलब प्रागैतिहासिक काल का एक उपकरण खोजा, और ये जो उपकरण था इसका नाम है हैंडेक्स। क्या खोजा जी? हैंडेक्स खोज लिया। कब खोजा? 1863 में। अब कहानी यहां पर यह है मेरे भाई, कहानी यह है कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये चल रहा था, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो चल रहा था, इसके हेड थे। हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। जब हेड है तो इन खोजों का क्रेडिट, प्रागैतिहासिक काल की इन खोजों का क्रेडिट भी किसको दे दिया गया? इन्हीं रॉबर्ट ब्रूसफुट को दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट, नोट डाल के लिख देते हैं, याद रखिएगा आप, रॉबर्ट ब्रूसफुट was the father of prehistoric archaeology। प्रागैतिहासिक काल की खोजों का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। हिंदी वाले भी परेशान ना हो, हिंदी में भी मैंने पीपीटी डाला हुआ है प्रॉपरली, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में हैंडेक्स मिला, उसके बाद इनको जो है प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। बढ़ूं अब मैं यहां से आगे। तो अब हम जो पाषाण काल है उस पाषाण काल को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन मिली इन टूल्स के आधार पर, जब इन टूल्स को स्टडी किया गया तो समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि हमें पाषाण काल जो पढ़ना है वो पढ़ना है 3 खंडों के अंदर। कितने खंडों के अंदर? 3 खंडों के अंदर हम पढ़ेंगे। स्टोन एज, पाषाण काल। देखो मेरे भाई,
पहला जो खंड रहेगा इसको हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज टाइम पीरियड रहेगा 5 लाख बीसी से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे और लाएंगे इसको 10,000 बीसी तक। बीसी में सब जानते होंगे घटता हुआ समय चलता है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, दूसरा जो खंड रहेगा इसको हम कहेंगे मेसोलिथिक एज। क्या कहेंगे? मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम मिल सकता है, बट ये आपके लिए वैलिड है, याद कर लेंगे इसको। मेसोलिथिक के बाद जो तीसरा खंड रहेगा वो रहेगा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल जो होगा ये रहेगा आपका 8,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक। तो इन 3 खंडों के अंदर हम इस पूरे पाषाण काल के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। पहला खंड जिसका नाम है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? और कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं यहां से आगे, बढ़ते हैं यहां से आगे। देखो मेरे भाई, हाँ, पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक हमें पढ़ना है पूरा पाषाण। किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। समझते हैं कि इस समय पर मानव किस प्रकार से रहता था, ह्यूमन लाइफ मानव का कैसा था, कि जो टूल्स हमको मिले उन टूल्स के आधार पर हमने क्या अनुमान लगाया कि मानव क्या कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, इन सब के बारे में। तो इस पूरा पाषाण काल के अगर हम ह्यूमन लाइफ को पढ़ना शुरू करें, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को अगर हम पढ़ना शुरू करें, देखिए बड़े ही आसान तरीके से समझ रहे हैं हम, मानव जीवन इस समय पर किस प्रकार का है। तो आप जानते हैं कि किसी भी अगर हम मानव जीवन की जब बात करते हैं तो 3 बेसिक चीजें हैं मानव जीवन के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी पर आधारित हम भी मानव जीवन को पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल के। तो सबसे पहले रोटी की बात करते हैं कि इस समय का जो मानव है क्या खाता है, फूड क्या है इसका, क्या खाता है। तो अगर मैं मानव जीवन की बात करूं मेरे भाई, तो इस समय का मानव प्राकृतिक भोजन पर निर्भर था, डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फूड्स, डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फूड्स, प्राकृतिक भोजन पर निर्भर था, किसी को दिक्कत नहीं प्रारंभ में। और पूरे दिन इसके पास एक ही काम था, खाने की खोज में लगा रहता था, और कोई काम नहीं था, ठीक है जी। और एक्स्ट्रा खाना भी अगर इसको मिलता था तो उसको इकट्ठा कर लिया करता था, मतलब फूड गैदरिंग भी करता था। तो इस समय का जो मानव है वो फूड गैदरर भी है, फूड गैदरर भी है, मतलब खाद्य संग्राहक है। खाद्य संग्राहक है, फूड गैदरर है इस समय का मानव। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आगे बढ़ोगे तो फिर ये हंटिंग वगैरह भी करना शुरू करेगा, तो हंटिंग की बात मैं करूंगा बाद में, हंटिंग भी करेगा।
तो नेचुरल फूड प्लस हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट था इसका भोजन। कोई किसी को दिक्कत नहीं है, भोजन पकाता नहीं है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्राकृतिक भोजन के ऊपर और हंटिंग के ऊपर। इट मींस कि इस समय का जो ह्यूमन है वो कंप्लीटली कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता है, मतलब प्रोड्यूसर नहीं है। बात समझ में आया? खाद्य संग्राहक को ऐसे समझ लीजिएगा फूड गैदरिंग, जैसे आज के समय पे कुत्ते की हम बात करें तो कुत्ता पूरे दिन क्या करता है? पूरे दिन खाना को ढूंढता रहता है, एक्स्ट्रा भी मिल जाता है तो घर को उठा के ले जाता है, अपने बच्चों के लिए ले जाता है, या उठा के रख देगा एक तरफ, जरूरत पड़ने पर ले लेगा। बंदर को आप देखते हो गले में भर लेता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बात थी खाने की। अगर हम खाने से आगे अगर बढ़ते हैं, रोटी के बाद कपड़ा, क्लॉथ, कपड़े की अगर हम बात करें तो भाई देखो, प्रारंभ में तो मानव नग्न ही रहता था, प्रारंभ में तो मानव नग्न रहता था, लेकिन जब आगे हंटिंग करना शुरू करेगा, पैलियोलिथिक के लास्ट फेज में जाकर के जब हंटिंग करना शुरू करेगा, तो भाई ये जो मानव है ये एनिमल स्किन्स को रैप करना शुरू कर देगा, पशुओं की खाल पहनना शुरू कर देगा, पशुओं की खाल पहन, मतलब उसको रैप कर लेगा, लपेट लेगा। मकान की अगर हम बात करें, मकान कैसे हैं मेरे भाई? अगर हम मकान की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, निवास स्थल, ड्वेलिंग प्लेस, घर कैसे हैं? तो भाई इस समय पर मानव का कोई भी निश्चित निवास स्थल नहीं है, कोई भी निश्चित निवास स्थल नहीं है, घर नहीं बनाता है, क्योंकि एक जगह पर रुकता नहीं है। नो सर्टेन ड्वेलिंग प्लेस, कोई निश्चित निवास स्थल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय पर जो मानव है वो घुमक्कड़ी जीवन बिताता है, इसलिए घर नहीं है। मतलब जीवन कैसा है? घुमक्कड़ी जीवन मानव यहां पर बिताता है, तो इसलिए यहां पर कोई भी निश्चित निवास स्थल मानव का नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो कोई निश्चित निवास स्थल इसका नहीं है। आगे आ जाते हैं। पीपीटी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर खुली नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, कहां तक हुआ हमारा? निश्चित निवास स्थल नहीं था। देखो, कोई भी निश्चित निवास स्थल इस समय पर मानव का नहीं था। और कहां पर शेल्टर लेता था? तो ये लोग जो है गुफाओं में या बड़े पेड़ों पर जो है शेल्टर ले लिया करते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो इस समय का मानव है
उसके अगर हम मरने की बात करें कि मरने के बाद उसका क्या होता है, तो इस समय पर पुरापाषाण काल में मरने के बाद खुला छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था। ड्वेलिंग प्लेस की अगर हम बात करें, डिस्पोजल, मृत व्यक्तियों के निपटान की बात करें तो जब इंसान मरता था तो खुला छोड़ देते थे, जब खुला छोड़ देते तो पशु पक्षी खा जाते थे। अब जब पशु पक्षी खा जाएंगे तो एक सीधी सी बात है कि इस समय का, अभी हम बात कर रहे हैं पैलोलिथिक की, पुरापाषाण की, तो इस समय का कोई भी कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन, कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस नहीं मिलेंगे, एविडेंस ऑफ कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब खुला छोड़ देते हैं तो पशु पक्षी खा जाते हैं भाई, ठीक है ना, बिना किसी रीति रिवाज के, किसी भी जो है बुरियल प्रोसेस के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। बात एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। आओ तो बढ़ते हैं यहां से आगे। और देखो, इस समय का जो मानव है उसको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पशुपालन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, आग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं आग के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि इस समय पर जो आग का आविष्कार हुआ वो दुर्घटनावश हुआ है कि जब आगे इंसान शिकार करना शुरू करेगा तो दुर्घटनावश पत्थर से पत्थर मार के जब वो अपने हथियार बनाएगा तो आग का आविष्कार हुआ दुर्घटनावश। लेकिन अगर आपको यूज करना नहीं आता, आग को यूज करना अगर आपको नहीं आता है तो उसका कोई भी मतलब मेरे भाई नहीं है। तो यूज करना जो मानव सीखेगा इस आग को, यूज ऑफ फायर की अगर हम बात करेंगे तो अगले खंड में हम बात करेंगे यूज ऑफ फायर की, और ये बात होगी पैलोलिथिक में नहीं बल्कि मेसोलिथिक में। इसलिए हम कह रहे हैं कि आग का उपयोग करना यहां पर नहीं जानता था, आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं थी भाई, एक्सीडेंटली थी ना, जब जिसके बारे में आप जानते नहीं हो तो काला अक्षर भैंस बराबर। मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में भी इसको कोई जानकारी नहीं है। तो अब यहां से आइए, तो था इसका ह्यूमन लाइफ, आगे हम बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा जो है डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था, और वो डेवलपमेंट ये था कि पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा हंटिंग करना, शिकार करना शुरू किया गया था। तो ये शिकार की शुरुआत कैसे हुई, तो इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको एकदम से चीजें स्पष्ट हो रही होंगी और लेक्चर में भी मजा आ रहा होगा। और अगर आपको इस लेक्चर में दम लगता है, इन क्लासेस में दम लगता है, और इस फ्री फाउंडेशन बैच आपके लिए थोड़ा सा भी वर्थी सिद्ध होता है, कुछ भी हितकारी सिद्ध होता है, तो अपने दोस्तों तक इसको रिकमेंड जरूर करना मेरे भाई। आओ आगे, ठीक है ना, आओ आगे। अब हमें बात करनी है किसकी, अब हमें बात करनी है हंटिंग की। कैसे हंटिंग शुरू हुआ, देखो हंटिंग के बारे में मैं बताऊं आपको। आप एक बात जानते हैं कि जो हमारी रिवर्स हैं वो रिवर्स पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों की तरफ आती है ना, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों की तरफ आती हैं, और जब मैदानी भागों की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स को बहा करके लाती हैं, है ना। और ये जो बोल्डर्स हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये फ्रैक्शन के चलते, घर्षण के चलते बड़े गोल हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, राउंड शेप में मिलते हैं। इन्हीं पत्थर को कहते हैं हम पेबल स्टोन। और सबसे पहली बार मानव के द्वारा इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था शिकार के लिए। क्या बोलते हैं, पेबल, इसी का इस्तेमाल किया गया। और जब इसको उठा के फेंकेगा तो ये बीच में से क्या होगा, साइड्स इसकी टूट जाएंगी, साइड्स इसकी टूट जाएंगी। अंदर का हिस्सा जो बचा है, अंदर का हिस्सा जो बचा है मेरे भाई, इसको कहा जाएगा क्या, इस पत्थर का कोर। क्या कहेंगे, पत्थर का कोर कहेंगे। तो पुरापाषाण काल के अंदर जो मानव के द्वारा अपने हथियार बनाए गए, इसी कोर के बनाए गए। पुरापाषाण काल में मानव ने जो अपने हथियार बनाए वो इसी
कोर के बनाए, और कोर से बने हुए हथियारों को हमने क्या कहा? कोर संस्कृति का उपकरण। कोर संस्कृति का उपकरण। अब कहोगे कि उपकरण कौन सा था? तो चापर, चॉपिंग, हैंडक्स, इनकी बात मैं अभी का आगे करूंगा। कौन कौन से उपकरण बनाए इनसे, कैसे होते थे, तो इसकी बात अभी आगे की जाएगी। तो चापर, चॉपिंग, हैंडक्स, तो ये उपकरण पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा उपयोग किया गया था, है ना? कैसे दिखते थे, तो इस पे भी अभी बात करेंगे, दिखाऊंगा अभी आपको। देखो भाई, जो पुरा पाषाण कालीन जो उपकरण हैं, ये क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। क्वार्टजाइट पत्थर मजबूत होता है, जो अभी हमने बताया है पीछे। किसका बनता था? कोर प्रणाली का बनता है। कोर प्रणाली का मतलब समझ में आ गया, जो अंदर का पार्ट, साइड्स झड़ जाने के बाद, पत्थर की फ्लेक्स, पत्थर के झड़ जाने के बाद जो अंदर का मजबूत हिस्सा बचता है, उसको बोलते हैं हम कोर। कोर प्रणाली के उपकरण मानव बनाया करता था। कौन कौन से उपकरण बनते थे? तो चापर, चॉपिंग, हैंडएक्स और क्लीवर बनते थे। बात क्लियर है ना? हाँ, कुछ नहीं, देखो ये अनसेप टाइप का पत्थर है, इसको इधर ही समझा देता हूं। देखो यहां पर, ये देखो ये जो अनसेप टाइप का पत्थर है ना, ये जो अनसेप टाइप का पत्थर है, इसी को कहा गया है चापर। अगर इसको फेंक के मारेगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, तो इसका बचा एक ही हिस्सा, इसको कहा गया चॉपिंग। ठीक है, बात क्लियर है? हैंडएक्स जो है, हैंडएक्स ये नीचे से मोटा होता था। कुछ इस तरीके से होता था हैंडएक्स, तो देख लो, अभी आगे पिक्चर देखने को मिल जाएगा। आओ इधर सबसे पहले तो हम बात करते हैं चापर, चॉपिंग, हैंडएक्स की, मतलब कोर संस्कृति के उपकरणों की। देखो मेरे भाई, चापर, चॉपिंग, ये है अभी मैंने बताया चापर, चॉपिंग, है ना? बीच में से टूट जाएगा तो चॉपिंग बन जाएगा। इसके जो एविडेंस मिले सबसे ज्यादा, इसके एविडेंस हमको सोहन नदी घाटी से मिले हैं। कहां से मिले? तो सबसे ज्यादा जो इसके एविडेंस मिले वो सोहन नदी घाटी से मिले हैं। सोहन नदी घाटी से सबसे ज्यादा इसके एविडेंस मिले, तो इसलिए हमने इस संस्कृति को सोहन संस्कृति का उपकरण भी कहा। सोहन संस्कृति का उपकरण। और इससे पहले अभी हमने क्या बताया था कि ये कोर संस्कृति है ना? कोर संस्कृति है, कोर संस्कृति का उपकरण। मतलब कहने का कि कोर संस्कृति के जो उपकरण हैं वो सोहन संस्कृति के भी उपकरण हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एविडेंस सोहन नदी घाटी से मिले। तो मतलब कहने का, चापर चॉपिंग संस्कृति जो है, चापर चॉपिंग जो संस्कृति है, उसी को हम सोहन संस्कृति कहते हैं। तो आपसे सवाल बनेगा, चापर चॉपिंग किस संस्कृति के उपकरण है? तो चापर चॉपिंग जो है वो सोहन संस्कृति के भी उपकरण है, कोर संस्कृति के भी उपकरण है, चापर चॉपिंग संस्कृति के भी उपकरण है। बात समझ में आया? लेकिन वहीं पर हैंडएक्स की अगर हम बात करें, जो हैंडएक्स है वो हमें मिला था कहां से? मद्रास के अथरीपक्कम से। तो इसीलिए सबसे ज्यादा, देखिए हैंडएक्स भी तो कोर संस्कृति का ही उपकरण है ना, हैंडएक्स भी तो कोर संस्कृति का ही उपकरण है। इसके एविडेंस सबसे ज्यादा मद्रास से मिले, तो इसलिए इसको हमने मद्रास संस्कृति का उपकरण कहा। मद्रास संस्कृति का उपकरण कहा इसको, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो हैंडएक्स जो है वो मद्रास संस्कृति के उपकरण के नाम से भी जाना जाता है, और कोर संस्कृति का उपकरण तो है ही। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ आपको साइट्स दिखाता हूं जो आपके पूरा पाषाण काल के लिए महत्वपूर्ण है। ये साइट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एवं ही आप याद रखिएगा। कश्मीर में
बात करें तो कश्मीर में पोतवार का पठार है, कश्मीर के अंदर पोतवार का पठार है, और पहलगांव का क्षेत्र है जहां से आपको पुरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद क्षेत्र है बेलन नदी घाटी का, बेलन नदी घाटी का इलाहाबाद का क्षेत्र है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करूं तो नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका और एक क्षेत्र है टी नरसिंहपुर। तो ये तीनों जो साइट्स हैं ये पुरापाषाण काल की साइट है, यहां से आपको पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, आंध्र प्रदेश का नेल्लूर और तमिलनाडु का अत्रीपक्कम, इन जगहों से भी पुरापाषाण कालीन उपकरण आपको प्राप्त हुए हैं। तो एक बात हमें स्पष्ट हो गई कि पुरापाषाण कालीन जो मानव है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंडेंट था और हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट था, बाकी कोई और खास डेवलपमेंट उस समय पर नहीं हुआ। उपकरण जो थे वो उसके लार्ज टूल्स थे, बड़े उपकरण बनाता था, बेडोल टाइप के उपकरण होते थे, है ना, और बिगर धार वाले होते थे। ठीक है, कोर संस्कृति उपकरणों का ज्यादा प्रयोग किया, जिसमें मैंने आपको चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंडएक्स संस्कृति बताई और उसके साथ साथ सारी साइट बताई कि कहाँ कहाँ से ये उपकरण आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका पूरा पाषाण काल, और यहाँ से आगे अगले भाग में हम बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, दोनों को एक ही वीडियो में अगली क्लास में हम समाप्त कर देंगे। और इस क्लास को देख करके बढ़िया सा नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अग्रिम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मैं आपको डालता रहूंगा। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।